सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सूरज सवानेज़े पर आ चुका था। जून का महीना और तपती दोपहर, वो भी पसीने में शराबुर हो चुका था। वो पहाड़ी इलाका था। संगलाख चट्टानें धूप में तपकर लोहा बन चुकी थी और सारा इलाका जहन्नुम का मंजर पेश कर रहा था। साइम पसीने में शराबुर चलता जा रहा था। किसी दरख्त का नामो निशान भी नहीं था। कहीं कोई साया भी नहीं था जिसके नीचे वो पनाह ले सकता। उसका हलक सूख कर कांटा हो चुका था। हालांकि उसके हाथ में पानी की बोतल भी थी, लेकिन वो पानी इतना गर्म हो चुका था कि उसे पीना मुमकिन नहीं रहा था। एक तो गर्मी, ऊपर से प्यास की शिद्दत ने उसे निढाल कर डाला था। वो लड़खड़ाता हुआ चलता जा रहा था। उसकी चाल से लग रहा था कि वो अब गिरा कि तब, लेकिन वो हिम्मत करके चलता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो एक बार गिरा तो फिर कभी उठ नहीं सकेगा और उसका जिस्म भी भट्टी की तरह दहकते इलाके में हमेशा हमेशा के लिए अपना वजूद खो बैठेगा। साइम का ताल्लुक एक मुसलमान घराने से था। हिंदुस्तान से साइम के वालिद अपना तमाम असासा समेटकर पाकिस्तान आन बसे थे। साइम के चचा अब्दुल्ला का घर एक छोटे से कस्बे में था जिसके जुनूब में यह पहाड़ी इलाका वाक़ था। वो सब इस इलाके के मौसम से वाकिफ़ थे, इसलिए गर्मियों या सख्त सर्दियों में कोई भी इधर का रुख नहीं करता था। चूँकि साइम इन इलाकों से नावाकिफ़ था, दूसरा वो किसी को भी बताए बगैर मुँह अंधेरे इधर आ गया था। उसका ख्याल था कि दोपहर तक वापस लौट आएगा, लेकिन किसी को भी उसके वहाँ जाने का पता न चलता। लेकिन उसकी ये खुशफहमी उस वक्त हवा हो गई जब उसे वापसी का रास्ता न मिला। वो इस इलाके की हदूद से वाकिफ़ नहीं था, इसलिए भटक गया और अब दोपहर सर पर आ गई थी और जून की पहाड़ी इलाके की तपती दोपहर ने उसे पसीने में नहला दिया था। वो पीने के लिए सिर्फ पानी की एक बोतल साथ लेकर निकला था, लेकिन खाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। चलते चलते वो थक चुका था। फिर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जब दूर उसे पहाड़ी के दामन में एक इमारत के आसार नजर आए, तो उसके तने मुर्दा में नई जान दौड़ गई। उसके लड़खड़ाते कदमों में नई ताकत आ गई। एक बुझती उम्मीद एक शोला बनकर फिर से भड़क उठी। वो तेजी से कदम उठाता उस इमारत की जानिब बढ़ा। करीब पहुंचकर उसे मालूम हुआ वो कोई पुरानी शिकस्ता सी मंदिर की इमारत थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वो यूं ही वीरान है। उसकी उम्मीद थोड़ी मध्यम हुई, लेकिन वो मुकम्मल मायूस नहीं था। वो जल्दी से मेन गेट की तरफ बढ़ा, जो एक पुराना लकड़ी का बड़ा सा फाटक था। उसे लग रहा था जैसे वो इस दरवाजे को कभी खोल नहीं सकेगा, लेकिन उसकी यह गलत फहमी उस वक्त दूर हो गई जब उसने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे धकेला तो वो खुलता चला गया एक जोरदार चरचराहट के साथ। वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर वही मखसूस मंजर था। टिंडमुंड दरख्त, खारदार झाड़ियाँ जो तकरीबन पूरे सहन में बेतरतीबी से फैली हुई थी। इमारत किसी खंडर का मंजर पेश कर रही थी। वहशत, वीरानी फैली हुई थी जो दिल हौला रही थी। लेकिन एक बहुत अजीब बात जो साइम ने महसूस की कि जैसे ही वो अंदर आया, माहौल एकदम ठंडा हो गया था, या फिर पहले ही ठंडा था। उसके हाथ में मौजूद पानी की बोतल भी ठंडी हो चुकी थी, जो थोड़ी देर पहले निहायत गर्म थी। साइम की प्यास बढ़ गई। उसने ये सोचे बगैर कि अचानक बोतल ठंडी कैसे हो गई, ढक्कन खोला और घटाघट आधी बोतल चढ़ा गया तो उसके लरसते वजूद में सुकून पड़ा। लेकिन थकन बहुत बढ़ चुकी थी। अभी उसने आगे जाने का इरादा किया और एक दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और आंखें मूंद ली। न जाने कितनी देर वो यूं ही सुस्ती से पड़ा रहा। फिर किसी एहसास के तहत उसकी आंख खुल गई। उसने आसपास देखा, लेकिन ये सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन कुछ अजीब सा था और जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। फिर न जाने उसके जहन में क्या आया कि उसने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए और तजस्सुस सा हो रहा था उस इमारत को अंदर से देखने का। और फिर उसने सीढ़ियों पर कदम रखा और अंदर पहुंच गया। छत में आहिनी जंजीरों से घंटियां लटकी हुई थी, जो किसी ज़माने में सुबह व शाम बजाई जाती होंगी, लेकिन अब वो जंगालूद हो चुकी थी। जैसे ही साइम ने अंदर कदम रखा तो घंटियां खुद ब खुद पुरजोर आवाज़ से बजने लगी। वो बहुत हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। बाहर अचानक तेज़ हवा चलने लगी थी, हालांकि इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। साइम खौफजदा हो चुका था, लेकिन उसने अपने आसाब को काबू में रखा। बाहर चलने वाली तेज़ हवा का शोर बहुत बुलंद हो चुका था, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था
कोई टुकड़ा भी बादल का नजर नहीं आ रहा था। उसने बाहर से नजर हटाकर अंदर के मंजर पर मरकूज की। सामने ही काली माता का हैबतनाक बुत आवेजा था, जिसकी लंबी सुर्ख जबान थोड़ी से नीचे तक लटक रही थी और उसकी आंखों से अजीब सी वहशत टपक रही थी, लेकिन साथ ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट की झलक भी थी, जैसे वो साइम को खुशामदीद कह रही हो और उसकी आमद की मुंतजिर हो। साइम के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसने जल्दी से अपनी निगाहों को इधर उधर हटाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी मकनातीसी कुव्वत ने उसे अपने साथ बांध लिया हो। अभी वो यही सोच रहा था कि वो आगे बढ़े या ना बढ़े कि फिजा में एक सर्दी सी आवाज़ गूंजी, अजनबी, काली के मंदिर में तुम्हारा स्वागत है, आगे बढ़ो और हमारी सेवा से लुत्फानंदोज हो। उस आवाज़ में ना जाने ऐसा क्या था कि साइम अपना कदम रोक नहीं पाया और आगे बढ़ने लगा। उस पर गुनूदगी सी तारी थी कि फिर अचानक वो चौंक पड़ा। उसने आंखें खोली और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। वो एक कमरा था, बिल्कुल नया, साजो सामान से आरास्ता। वो एक बेड पर पड़ा था और बेड के साथ ही एक नौजवान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहा था। उस नौजवान की आंखों में कुछ ऐसा था कि साइम के जिस्म में फरेरी सी दौड़ गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। कि कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? साइम ने खौफ में डूबे लहजे में पूछा। घबराओ नहीं अजनबी मेहमान, उस नौजवान की आवाज़ गूंजी। तुम इस वक्त काली माता के मंदिर में हो, जो अपने सेवकों का बहुत ख्याल रखती है, और तुम पर तो उसकी खास मेहरबानी है जो उसने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। मैं तो मुसलमान हूँ, काली का सेवक नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाया गया है? साइम की आवाज़ में हैरत शामिल थी। खामोश अजनबी, नौजवान की गुस्सीली आवाज़ गूंजी। तुम काली माता की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब हो रहे हो और इसकी सज़ा मौत भी हो सकती है। और रही मुसलमान होने की बात, तो वो कुछ दिन बाद तुम नहीं रहोगे। काली के खास सेवकों में शामिल होकर तुम वो मर्तबा पालोगे जो एक आम मनुष्य सारी जिंदगी पूजा करके भी नहीं पा सकता। तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम मुझे मार भी दो तब भी मैं अपना मजहब तब्दील नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। ये बात जहन में रख लो। साइम ने गुस्से से उसे जवाब दिया तो उसका चेहरा फरते गज़ब से सुर्ख हो गया। लगता है तुम्हें इसकी सज़ा देनी पड़ेगी। ये कहकर उस नौजवान ने अपने हाथों का रुख साइम की तरफ किया तो शुआएं हाथों से खारिज होकर साइम की आंखों में पड़ी और उसका दिमाग तारीकी में डूबता चला गया। और जब साइम की आंख खुली तो उसने हैरान निगाहों से आसपास देखा। वह एक पहाड़ी इलाका था जो बर्फ से ढका हुआ था। कहीं कहीं हल्का हल्का सब्जा भी अपनी झलक दिखला रहा था। बर्फानी इलाका होने की वजह से सर्दी की इंतहा थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुँचा। हैरत अंगेज तौर पर उसे पिछली कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। वो अजनबी नज़रों से इर्द गिर्द देखता हुआ पगडंडी पर चल पड़ा। उसे यह भी ख्याल न रहा कि वो पहाड़ों के मुखालिफ सिमत जाने की बजाय पहाड़ों की जानिब जा रहा है। उसके जिस्म पर हल्के कपड़े थे जो इस शदीद मौसम का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसे खुद भी पता नहीं था कि इस शदीद तूफ़ानी सर्द मौसम में उसने इतने पतले कपड़े क्यों पहने हुए हैं। वो ये भूल चुका था कि वो अब से आधा घंटा पहले तक शदीद गर्म इलाके में था। वो गैब दिमागी से चलता हुआ पहाड़ों के दामन में पहुंच चुका था। उसके पांव सर्दी से शल हो चुके थे, लेकिन उसके पास सर्दी से बचाव का कोई तरीका नहीं था। इससे पहले कि वो सर्दी से शल हो जाता, अचानक उसकी नज़र एक सियाह चीज़ पर पड़ी। वो जल्दी से आगे बढ़ा और ये देखकर उसकी खुशी की इंतहा न रही कि वो एक सियाह बैग था, बड़ा सा। लेकिन ये क्या? बैग के साथ ही एक आदमी की लाश भी पड़ी थी। मुर्दा शख्स के जिस्म पर कोह पैमाई का लिबास था। साइम ने यह अंदाज़ा लगाने में देर न की कि वो आदमी किसी बुलंद चोटी से गिरकर मरा है, क्योंकि उसने सर्दी से बचाव का मुकम्मल लिबास पहना हुआ था। इसलिए उसका सर्दी से ठिठर कर मरने का सोचा भी नहीं जा सकता था। उसने निगाह ऊपर उठाई। सर बफलक चोटी को छूकर उसकी निगाह दोबारा उस आदमी पर आ पड़ी। उसके इर्द गिर्द बेतरतीबी से बिखरी हुई अशिया इस बात की गवाह थी कि अब क्या किया जाए। साइम यही सोच रहा था, क्या वो उस मुर्दा आदमी का लिबास उतार कर पहन ले? लेकिन यह बेहुरमती नहीं होगी। एक मुर्दा आदमी को बेलिबास करना क्या मुझे ज़ेब देता है? लेकिन मैं भी तो सर्दी से मर रहा हूँ, तो क्या जिंदा आदमी की कदर इतनी भी नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए एक मुर्दा आदमी का लिबास भी नहीं पहन सकता? उसके जहन में मुसलसल यही सोचें गर्दिश कर रही थी। सर्दी से ठिठरते वजूद ने उसे मज़ीद कुछ सोचने की मोहलत न दी और अपना लिबास उसे पहनाकर एक मुनासिब जगह ले जाकर दफन किया और वापस आकर बैग खोला।
तो उसमें खाने के लिए खुश्क खुराक मौजूद थी। उसकी भूख चमक उठी। उसने एक डब्बा खोला। उसमें तला हुआ गोश्त मौजूद था। उसने खूब पेट भरकर खाया, फिर बैग बंद करके उसे कंधे पर लटका लिया। बैग गो के हल्का नहीं था, लेकिन वो उसे छोड़ भी नहीं सकता था। इस बर्फानी इलाके में खुराक का यूं भी मिलना नामुमकिन शुमार किया जाता था। जंगल में तो कभी फल वगैरह मिल जाते, किसी जानवर का शिकार कर लेते, लेकिन इस इलाके में जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो, खुराक हासिल करना नामुमकिन होता। उसने बैग को मजबूती से थामा हुआ था। गोया उसे दौलत मिल गई थी। खाने के बाद उसके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया था। गो की पिछली कोई बात याद नहीं थी, लेकिन वह मुकम्मल होशमंद था। इसलिए उसने वापस उसी रास्ते पर कदम बढ़ा दिए जहाँ से वो आया था, क्योंकि पहाड़ों में सफ़र करना ख़तरनाक भी हो सकता था। क्या पता उसे पहाड़ों से बाहर निकलने का रास्ता भी ना मिलता। गर्म तरीन लिबास की बदौलत उसे ज़रा भी सर्दी का एहसास नहीं हो रहा था, और ये बहुत अच्छी बात थी। वह एक छोटी सी पगडंडी पर चल रहा था, जो टेढ़ी मेढ़ी लहराती, बल खाती, लंबी होती जा रही थी। उसका ख्याल था कि यह पगडंडी ज़रूर किसी आबादी की तरफ ले जाएगी, इसलिए रास्ते की तवालत से परेशान नहीं हो रहा था। रात सर पर उतर आई थी। मतला साफ होने की वजह से आसमान सितारों से भरता जा रहा था। हर तरफ खामोशी का राज था, और सिर्फ एक ज़ी-नफ्स। बहुत हौलनाक माहौल हो रहा था, लेकिन उसको माहौल की वहशतनाकी की नहीं, बल्कि रात के लिए किसी अच्छे ठिकाने का ना मिलने का वहम परेशान कर रहा था। अचानक वो ठिठक कर रुक गया। वो बस्ती अचानक ही सामने आ गई थी। उसको बिल्कुल भी पता न चला। फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई, क्योंकि अब यह परेशानी नहीं थी कि वो रात कहाँ गुजारेगा। उसने बस्ती की तरफ तेज तेज कदम बढ़ा दिए, जो पत्थरों से तामीर की गई थी। उसे दूर से ये बिल्कुल नजर न आई थी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही ख्यालों में मगन था, उसने सोचा, और सर झटक कर उस मकान की तरफ बढ़ गया जो बिल्कुल सामने था। दीवारें तो टूटी हुई थी, लेकिन कमरा अच्छी हालत में था। उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद ठक ठक की आवाज़ उभरी और दरवाज़ा खुल गया। साइम के जिस्म में चींटियाँ सी दौड़ गई। वो एक बूढ़ी औरत थी, झुर्रियों ज़्यादा चेहरा, पीली उबली हुई आंखों वाली, जो ऊपर से नीचे तक उसको देख रही थी। बूढ़ी की आंखों में तैरती वहशत ने साइम को अंदर तक लरजा दिया। वो दरअसल मुझे रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने आपको जहमत दी। माँ जी, क्या आप मुझे यहाँ रात गुजारने की इजाज़त देंगी? साइम ने डरते डरते लहजे में पूछा। उसने गौर किया कि जैसे ही उसने औरत को माँ जी कहा, तो उसके तासुरात में यकलख्त तब्दीली आ गई। वो चेहरा जो चंद लम्हे पेशतर खौफ और दहशत से लर्जा देने वाला था, अब उनमें अचानक नरमी सी आ गई थी। आ जाओ अंदर, ये कहकर वो औरत वापस मुड़ गई, तो उसके पीछे साइम भी अंदर दाखिल हो गया। कमरे में थोड़ा बहुत सामान था, लेकिन सोने के लिए कोई चारपाई या पलंग वगैरह नहीं था। खैर, वो तो फर्श पर भी बिस्तर लगाकर सोया जा सकता था, लेकिन बिस्तर भी नहीं। साइम ने इधर उधर देखकर सोचा। यहाँ बैठो, बूढ़ी औरत ने उसे कोने में बैठने का कहा। मैंने देखा कि वहाँ घास फूस का ढेर सा था। वो वहाँ टिक गया। वो बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। इस बार उसने वो दरवाज़ा इस्तेमाल किया जो कमरे की पिछली जानिब था। शायद उस तरफ कोई किचन वगैरह हो, साइम के दिल में ख्याल आया। फिर वो आंखें मूंद कर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, तो साइम ने आंखें खोलकर देखा। वो बुढ़िया हाथ में ट्रे नुमा कोई चीज़ पकड़े हुए थी। उसने वो ट्रे लाकर सामने रख दी। उसमें सब्जी, 2 चपातियाँ मौजूद थी। खाने को देखकर साइम की भूख चमक उठी। फिलहाल इसी पर गुजारा करो बेटे, इस वक्त और कुछ खाने को नहीं है। बुढ़िया ने साइम को खाने का इशारा किया, तो उसने बेताबी से खाना शुरू कर दिया, जैसे वो सालों का भूखा हो। हैरत अंगेज तौर पर उसका पेट जल्द ही भर गया। उसे इस वक्त खाने से बढ़कर और कुछ नेमत नहीं लग रही थी। उसे इस खाने में एक अनोखी सी लज्जत महसूस हुई थी। शायद ममता का जायका उसमें शामिल था, क्योंकि वो बुढ़िया साइम से यूं सलूक कर रही थी जैसे वो उसका सगा बेटा हो। साइम को भी अब उस औरत से कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। हालांकि उसका चेहरा खौफनाक, आंखें वैसे ही वहशतनाक थी, लेकिन उनमें एक अनोखी सी नरमी आ गई थी, शायद ममता की। साइम खाना खा चुका तो बुढ़िया ने बर्तन उठाकर साइड पर रख दिए और खुद उसके सामने बैठ गई। उस वक्त उसकी आंखों में ममता हलकोरे ले रही थी, और इसके साथ ही अजीब सी बेबसी भी थी। साइम कुछ समझ नहीं पा रहा था। अगर वो जिंदा होता तो बिल्कुल तुम्हारे जितना होता, बुढ़िया ने कहना शुरू किया। मुझे वो बहुत प्यारा था, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। मुझे लगता था अगर वो मुझसे बिछड़ा तो मैं हरगिज़ जी ना पाऊंगी, मगर इतना अरसा हो गया।
لیکن میں اس کے بغیر زندہ ہوں، موت کی تمنا ہے لیکن وہ بھی نہیں آ رہی، کیونکہ اب تو مرنے کے بعد ہی اس سے ملنے کی امید ہے۔ وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ سائم کو کچھ سمجھ نہ آئی کون تھا وہ۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ سائم نے دل میں مچلتا سوال کیا تو بڑھیا کچھ دیر خاموش رہی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، شاید تمہیں کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں انسانی جن سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ ایک طرح سے تم ہمیں انسانوں کا دشمن سمجھ سکتے ہو۔ اب سے 50 سال پہلے میں بھی انسانوں سے بے تحاشا نفرت کرتی تھی۔ جو بھی ہماری حدود میں آتا زندہ واپس نہ جاتا۔ لیکن ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ گرمیوں کا موسم تھا، دھوپ مکمل طور پر نکلی ہوئی تھی۔ یہ پہاڑی برفانی علاقہ ہے، اس لیے یہاں موسم خاصا خوشگوار تھا۔ یہ میں تم انسانوں کی بات کر رہی ہوں، ورنہ ہم پر کوئی موسم اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ بھی 2 انسان تھے، ایک مرد ایک عورت۔ ان کی گود میں ایک شیرخوار بچہ بھی تھا۔ نہ جانے کس طرح انہوں نے ہمارے علاقے کی حدود پار کر لی اور سزا کے طور پر ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ لیکن ان کا بچہ بچ گیا، جو نہ جانے کس جذبے کے تحت میں نے اٹھا لیا، بلکہ سب قبیلے والوں کی منت کی کہ وہ اس معصوم بچے کو کچھ نہ کہیں۔ انہوں نے میری بات اس لیے مان لی کیونکہ چند ماہ پہلے میرا چھوٹا سا بچہ وفات پا گیا تھا، اور اس کے صدمے کی وجہ سے میں بہت روئی تھی اور میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ اس لیے سب قبیلے والے میری بات سے انکار نہ کر سکے۔ میں بچے کو اپنے گھر لے آئی، وہ بہت رو رہا تھا، اس کو ماں کے دودھ کی طلب ہو رہی تھی۔ مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو دودھ پلایا۔ بچہ بھی فوراً خاموش ہو گیا اور آرام سے دودھ پی کر سو گیا۔ یہ بات تھی تو حیرت انگیز کہ انسانی بچے نے ایک ایسی عورت کا دودھ پی لیا جو انسانوں کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ غیر انسانی تھی۔ لیکن یہ ہو چکا تھا۔ اس بچے کی وجہ سے میں اپنے حقیقی بچے کا غم بھول گئی۔ چند ہی دنوں میں وہ بچہ مجھے اتنا پیارا ہو گیا کہ میں سب سے کٹ کر رہ گئی۔ میرے قبیلے والے بہت ناراض ہوئے، انہیں اس بچے پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ ان کے قبیلے کی عورت کا دودھ پی چکا تھا اور ان کے قبیلے کا ایک فرد بن چکا تھا۔ وہ بھی مجھ سے اتنا مانوس تھا کہ ایک پل بھی مجھ سے دور نہیں رہتا تھا۔ ماں جی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ میں تو اس پر نثار رہتی تھی۔ پہلے اس نے گھٹنوں پر چلنا سیکھا اور پھر بچے سے بڑا ہو کر جوان بن گیا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ دوسری مخلوق ہونے کے باوجود قبیلے کی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھی۔ ہمارے قبیلے کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن جب ان پر بڑھاپا آنے لگتا ہے تو ان کی شکل بدلنے لگتی ہے۔ جوانی میں بھی بہت خوبصورت تھی، اب بڑھاپا تمہارے سامنے ہے۔ جنات آگ سے بنے ہوتے ہیں اور انسان مٹی سے، لیکن ہمارا تعلق ایک اور ہی قسم سے ہے۔ ہمارے جسم میں خاص قسم کا زہر ہوتا ہے۔ انسان ہم سے جنسی تعلق قائم کرے تو وہ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب میرے بیٹے نے قبیلے کی ایک لڑکی سے محبت کی اور رات گزارنے کی اگلی صبح وہ مردہ پایا گیا۔ میں نیم پاگل ہو گئی، میری تو دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ وہ لڑکی جس سے میرے بیٹے کی نسبت ہوئی تھی وہ بھی زیادہ عرصہ اس دکھ کو لے کر زندہ نہ رہ سکی اور مر گئی۔ میں بدنصیب آج تک اپنے بیٹے کو نہ بھول پائی۔ جب میں نے اسے اپنا دودھ پلایا تھا اس وقت تو اسے کچھ نہ ہوا تھا۔ شاید بنانے والے نے سب ماؤں کے دودھ میں ایسی ہی محبت شامل کر دی ہے، ورنہ جس طرح میرا بیٹا ایک لڑکی سے تعلق کی وجہ سے موت کے گھاٹ اترا، وہ میرا دودھ پی کر بھی تو اتر سکتا تھا۔ میرا بیٹا لاڈلا بیٹا تھا۔ وہ عورت اب ہچکیوں سے رو رہی تھی اور سائم خود بھی کافی رنجیدہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک غیر انسانی ماں جو ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک انسانی بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے اور پھر وہ بھی داغ مفارقت دے جاتا ہے، تو اس ماں کے دکھ کا اندازہ کون کر سکتا تھا؟ سائم نے اس عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ اس سے ذرہ برابر بھی اس بات سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جس کے اتنا قریب ہے وہ انسانی دنیا سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ وہ جو خود ممتا کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو، وہ بھلا کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتی تھی؟ کچھ دیر رونے کے بعد اس بڑھیا نے سائم سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ کوئی جواب نہ دے پایا، بلکہ ٹکر ٹکر اس عورت کا منہ دیکھنے لگا۔ اسے کچھ یاد ہوتا تو بتاتا نا۔ وہ عورت کچھ دیر غور سے سائم کو دیکھتی رہی جیسے کوئی تصدیق کر رہی ہو، پھر خود بخود سر ہلانے لگی جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گئی ہو، پھر خود کلامی کیسے انداز میں بولی، کالی ماتا کے نام پر ایک اور شکار؟ نہیں، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی جان دے کر بھی اس کی جان بچاؤں گی۔ یہ بالکل میرے بیٹے کی طرح ہے۔
साइम हैरानगी से बुढ़िया की तरफ देखने लगा, जो पता नहीं कैसी बात कर रही थी। फिर वो साइम को मुखातिब करते हुए बोली, बेटा तुम एक बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए हो, और मैं जानती हूँ तुम मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन कुछ शैतानी ताकतें तुम्हारी सीधी राह से भटकाकर गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि तुम उनके बहुत काम आ सकते हो। तुम्हारी कमर पर एक ख़ास निशान है, जो उनके बकौल काली माता का ख़ास निशान है। ऐसा आदमी बहुत शक्तिशाली होता है, और ये हिंदू लोग जिस आदमी के पीछे पड़ जाएं, कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब तुम उनके मंदिर की हुदूद में आए तो उनके बड़े गुरु को तुम्हारी आमद की खबर हो गई, और उस ख़ास निशान की भी, जो तुम्हारी कमर पर मौजूद है। इस तरह के लोग उनकी ज़रूरत होते हैं। वो चाहते हैं कि तुम अपना मज़हब छोड़कर हिंदू मज़हब इख्तियार कर लो, और जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करो। अगर तुमने वैसा ना किया तो वो तुम्हें इसकी सख्त सज़ा देंगे, बल्कि दे रहे हैं। क्योंकि तुमने उनको इनकार किया तो उन्होंने सज़ा के तौर पर तुम्हें इस ख़तरनाक बर्फ़ानी इलाके में फेंकवा दिया। यही नहीं बल्कि तुम्हारी याददाश्त भी गायब कर दी, इसलिए तुम्हें पिछली कोई भी बात याद नहीं। बुढ़िया ने उसे तफसील बताई, जो साइम को परेशान करने के लिए काफ़ी थी। फिर वो मज़ीद बोली, अब तुम्हें बहुत से ख़तरात पेश आएंगे, इसलिए तुम्हें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। उन शैतानी ताकतों के आगे मेरा बस तो कोई नहीं, लेकिन जितना हो सका मैं तुम्हारी मदद की कोशिश करूँगी। अब तुम सो जाओ। यह कहकर बुढ़िया ने बर्तन उठाए और उसी दरवाजे की तरफ बढ़ गई जहाँ से वो खाना लाई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था, जब तेज़ चीख की आवाज़ से साइम की आँख खुल गई। वो जल्दी से उठ बैठा और आसपास देखा तो वो बुढ़िया कहीं भी मौजूद नहीं थी। वो दरवाजे की तरफ आया और उसे खोला। बाहर चांद की चांदनी हर चीज़ को मुनव्वर किए हुए थी। ठंडी खुशगवार हवा के झोंके सर्द होने के बावजूद अजीब सा सुकून बख्श रहे थे। दूर बर्फपोश पहाड़ों की चोटियाँ चांदनी में यूं चमक रही थीं जैसे दूध की बहती हुई नहरें। चंद लम्हे तो वो इस हसीन मंजर में खो सा गया। ओह मेरे खुदा, इतना दिलकश मंजर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। उसने बेख्तियार होकर सोचा, पूरी ज़िंदगी? ये सोच उसे बेचैन कर गई। क्या वाकई मेरी याददाश्त खो गई है? मुझे पिछली कोई भी बात क्यों याद नहीं आ रही? लेकिन उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। अचानक उसे चीख का ख्याल आया, तो वो बेचैन होकर बाहर निकला। उसे वो चीख दोबारा सुनाई दी तो उसे मालूम हुआ कि ये आवाज़ उसी बुढ़िया की थी जिसके घर पर मैं मौजूद था। वो तेज़ी से उस जानिब लपका जहाँ से आवाज़ आई थी। वहाँ बहुत से अजीबोगरीब भूलियों और शक्लों वाले लोग मौजूद थे। उनके दरमियान वो बूढ़ी लेटी हुई थी। वो बहुत ज़ख्मी दिखाई दे रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके लबों से आह कराह की सूरत में खारिज हो रही थी। साइम को समझ नहीं आ रही थी कि इस औरत को क्या हुआ है। जब साइम ने वहाँ मौजूद अफराद से पूछा तो वो सब खौफनाक नज़रों से उसे घूरने लगे। साइम के जिस्म में फरेरी दौड़ गई। उनकी आंखों से झलकती वहशतनाकी उसे हिरासा किए दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएंगे, लेकिन शायद वो उस बूढ़ी औरत का ख्याल रखे हुए थे। बुढ़िया ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और नहीफ आवाज़ में बोली, बेटा अब तुम जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से चले जाओ। मेरी ज़िंदगी अब के तब ख़त्म होने वाली है। ये ना हो कि मेरे बाद मेरे कबीले वाले तुम्हें या तो मार दें या फिर उनके हवाले कर दें। वो थोड़ी देर पहले तुम्हें लेने आए थे, लेकिन मैंने उनकी हर कोशिश नाकाम बना दी। अब मैं शायद जिंदा ना रहूं। वो बहुत गुस्से में गए हैं और जल्द इधर का रुख दोबारा करेंगे। वो काली माता के नाम पर हर हालत में तुम्हें हासिल करना चाहते हैं, और अगली बार हो सकता है वो कामयाब हो जाए, क्योंकि इस कबीले में सिवाय मेरे तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं। बेटा चले जाओ इधर से जितना जल्दी हो सके। जाओ, जल्दी जाओ। बुढ़िया की आवाज़ लड़खड़ाने लगी। साइम बहुत खौफजदा हो गया। वो भागकर उस मकान में गया और अपना बैग उठाकर वहाँ से निकल आया। उसका रुख दोबारा पहाड़ियों की जानिब था, क्योंकि उसे कोई बचाव की सूरत नज़र नहीं आ रही थी। वो कबीले की दूसरी तरफ भी इसलिए नहीं गया क्योंकि उस रास्ते पर एक दरिया अपनी पूरी ताकत और ज़ोरों शोर से बहता था और उसे तैरकर उबूर नहीं किया जा सकता था, वरना शोरीदा सर लहरें आदमी को तिनके की तरह बहाकर ले जाती। उसका रुख तो पहाड़ों की जानिब था, लेकिन वो पहले रास्ते से हटकर सफ़र कर रहा था। उसको लगता था कि शायद वो इस तरह इन पहाड़ों से निकलने का रास्ता ढूंढ ले, लेकिन उसकी खुशफहमी भी उस वक्त दूर हो गई जब वो पहाड़ों के करीब पहुंचा और उसे बाहर निकलने का रास्ता न मिला। वो उस वक्त एक तंग दुर्रे में सफ़र कर रहा था, जिसके दोनों तरफ ऊंचे सपाट पहाड़ सर उठाए खड़े थे।
وہ इसी रास्ते पर न जाने कितनी देर सफ़र करता रहा, जब आगे बहते पानी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने पानी में सफ़र जारी रखने का फ़ैसला कर लिया। उसका ख्याल था कि आगे जाकर शायद उसे कोई रास्ता मिल जाए, किसी आबादी का, या इस तरह वो इस ख़तरनाक इलाके से निकल सके। वो पानी में उतरा। उसका लिबास चूँकि वाटर प्रूफ था, इसलिए उसे कोई फिक्र नहीं थी। बैग का भी यही हाल था। पैरों में लंबे जूते और हाथों में दस्ताने। सिर्फ उसका चेहरा किसी हद तक नंगा था। जब पानी में से गुजरते हुए कुछ छींटे उसके चेहरे से टकराते तो उसके जिस्म में फरेरी दौड़ जाती। पानी बिल्कुल यख था। अगर वो मुकम्मल वाटरप्रूफ लिबास में मलबूस ना होता तो उसकी कुल्फ़ी जम जाती। आहिस्ता, कभी तेज़ चलता जा रहा था। पता नहीं उसे चलते हुए कितनी देर हुई थी जब वो ठिठक कर रुक गया। उसकी आंखें खौफ और हैरत की ज़्यादती से फैल गई। जहाँ वो रुका था उसके आगे जो दाएं बाएं चट्टानें थी वो काले रंग की चींटियों से मुकम्मल तौर पर भरी हुई थी। तमाम की तमाम चट्टानें चींटियों की वजह से यूं लग रही थी जैसे काला रंग उन चट्टानों पर गिरा दिया गया हो। बहुत हैबतनाक मंजर था जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। साइम भी अपनी जगह साकित था। उसकी नज़रें उन्हीं चट्टानों पर जमी हुई थी। चींटे मुस्तकिल हरकत में थे, लेकिन इतनी ज़्यादा मिकदार में होने के बावजूद वो पानी में नहीं गिर रहे थे, जो बहुत हैरत अंगेज़ बात थी। साइम ने अपने हवास काबू किए और सोचने लगा कि आगे बढ़े या वापस लौट जाए। वो वापस लौटने का सोच भी नहीं सकता था और आगे बढ़ने में भी ख़तरा था, लेकिन यहाँ खड़े रहने से भी बात नहीं बनेगी। मुझे किसी न किसी तरह आगे बढ़ना होगा। यकीनन थोड़ा आगे जाकर ये चूंटे नहीं होंगे। ये सोचकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब वो उन चट्टानों के पास पहुंचा तो बिल्कुल सिमट गया और पानी के बिल्कुल दरमियान में से गुजरने लगा। अगर वो ज़रा भी इधर उधर होता तो चट्टानों से टकरा जाता और नतीजतन चूंटे उसको चिमट जाते, और ये भी हो सकता था कि वो आदमखोर हों। ये सोच आते ही उसके दिल में खौफ जागुज़ी हो गया। वो तेज़ी मगर एहतियात से चलता हुआ वहाँ से गुजर गया। जब उन चट्टानों के आगे आया तो उसने दिल में शुक्र अदा किया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। उसने गौर भी ना किया कि पानी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। वो अपनी मस्ती में तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने गौर भी ना किया कि नीचे से पानी की गहराई में इजाफा भी हो रहा है और उसकी रफ्तार में भी इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि आसपास की चट्टानों से मज़ीद निकलता हुआ पानी भी उसमें शामिल होता जा रहा था। साइम को उस वक्त पता चला जब पानी हकीकतन सर से ऊंचा हो चुका था। वो लुढ़कनियाँ खाता पानी की तेज़ी में आगे बहता जा रहा था। उसका सर पानी से बाहर था, इसलिए उसे सांस लेने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही थी, लेकिन वो पानी की तेज़ मौजों में खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि ये पानी ज़रूर किसी गहरे चश्मे में या नदी में गिरेगा और वहाँ से शायद ही वो जिंदा बच पाए। उसका खदशा बेबुनियाद नहीं था। वो पानी वाकई चश्मे में आबशार की सूरत में काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरता था और साइम उसी पानी में बहता हुआ आ रहा था, और दूर से ही उसे वो जगह नज़र आ गई थी जहाँ से पानी नीचे गिरने वाला था। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद। पानी की खुदसरी के आगे आदमी की क्या चलती है। जब वो आबशार के ज़रिए नीचे गिरने ही वाला था कि यकदम उसके लबों से अल्लाह अकबर की सदा निकली और फिर वो तुंदो तेज़ पानी में नीचे गिरता चला गया। उसे जब होश आया तो वो रेत पर लेटा हुआ था। पास ही पानी की शोरीदार लहरें पत्थरों से टकराती फिर रही थी। पता नहीं वो कैसे बच पाया था, और यकीनन लहरों ने उसे बाहर पटक दिया होगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सिर्फ अल्लाह अकबर के नाम की बरकत थी, वरना जिस तेज़ी और बुलंदी से वो नीचे गिरा था उसका बचना मुहाल था। खैर, कुछ देर तो वो बेहिसो हरकत पड़ा रहा था, फिर वो उठ बैठा और आसपास निगाह दौड़ाई, और ताहद्दे निगाह घना जंगल फैला हुआ था और दूसरी तरफ पहाड़ और वो नदी थी जिससे वो भी निकला था। वापस जाना नामुमकिन था और वो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन सामने फैले मीलों के रकबे के जंगल को देखकर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। वो जानता था कि इन जंगलों में रास्ता भटकने का मतलब सिर्फ मौत है, और वो तो इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। दिन ढलने वाला था और इस वक्त जंगल में जाना खतरनाक हो सकता था, इसलिए उसने रात इधर ही गुजारने का फैसला किया। भूख लग रही थी, इसलिए उसने बैग में खुश्क खुराक का डब्बा निकाला और बचा हुआ गोश्त खाने लगा। फिर नदी से पानी पीकर वो बैग को सर के नीचे रखकर लेट गया और आंखें मूंद ली। वो रात खैरियत से गुजर गई। सुबह परिंदों की चहकार से उसकी आंख खुली। मौसम बहुत दिलफरेब था। ठंडी हवा के झोंके सर्दी के बावजूद भले लग रहे थे। आसमान बादलों से ढक चुका था,
لیکن بارش کے آثار نہیں لگ رہے تھے۔ اس نے صرف بسکٹ کھانے پر اکتفا کیا اور جنگل کی راہ لی۔ جنگل کافی گھنا تھا، لیکن بہرحال اتنا بھی نہیں کہ آدمی گزر بھی نہ سکتا۔ ہاں، آگے جا کر گھنا ہو جاتا تو وہ الگ بات تھی۔ سائم نے ارد گرد کسی پگڈنڈے کی تلاش میں نگاہ دوڑائی، لیکن بے سود۔ اس نے اندازے سے ایک طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ عجیب گیلا گیلا سا ماحول تھا، شاید سورج کی روشنی ادھر نہیں پہنچ پاتی ہوگی۔ وہ چلتا چلتا کافی آگے آ گیا۔ جب تھک جاتا تو سستانے کے لیے بیٹھ جاتا، پھر چل پڑتا، یہاں تک کہ سپہر ڈھلنا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا، حد المقدور کم کھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے مزید کتنا سفر کرنا پڑے گا، کچھ کھانے کو ملے گا بھی کہ نہیں۔ جنگل گھنا ہو گیا تھا، اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھوں سے پودوں، جھاڑیوں اور درختوں کی شاخوں کو آگے سے ہٹاتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ چل چل کے پیر شل ہو چکے تھے۔ جنگل مزید گھنا ہوتا گیا، لیکن کوئی راستہ نہ ملا۔ رات سر پر آ گئی، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ بھوک کو مٹانے کے لیے تھوڑا بہت کھایا، پیاس کو بجھانے کے لیے صرف پانی کی ایک بوتل بیگ میں تھی۔ اس نے چند گھونٹ لیے۔ سردیوں میں پیاس تو اتنی لگتی نہیں تھی، لیکن عام حالات میں اگر آدمی سفر میں ہو اور دشوار گزار راستے ہوں تو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، سردی گرمی نہیں دیکھتی۔ وہ لیٹ گیا۔ رات کو عجیب سی آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اندھیر اور گھنے جنگل میں نظر تو خیر کیا آنا تھا، لیکن آوازوں نے اسے خوفزدہ ضرور کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گوشت کھا رہا ہو، ہڈیاں چبا رہا ہو۔ کیا یہ کوئی جانور ہے؟ لیکن نہیں، ابھی تک تو مجھے جانور نظر نہیں آیا۔ پھر اس جگہ شکار ملنا بھی ناممکن تھا۔ وہ خود ہی تصدیق اور تردید کے مراحل طے کر رہا تھا۔ ابھی وہ ان آوازوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ ایک بھیانک ہنسی ماحول کو لرزا گئی۔ سائم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سانس روک لی تاکہ جو بھی ہے اس طرف نہ آ جائے۔ وہ ہنسی آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی۔ جھاڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ اور شاخوں کے ہلنے کی آواز بھی ختم ہو گئی تو اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ دل ابھی تک اعتدال پر نہیں تھا۔ چڑیلوں بدروحوں کے متعلق سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا۔ گھڑی کی ٹک ٹک نے اسے ادھر متوجہ کیا۔ اس نے وقت دیکھا، رات کے 3 بج چکے تھے۔ آسمان گھور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے اب نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ باقی رات اس نے جاگ کر گزاری۔ آہٹ پر دل کانپ جاتا اور کسی نادیدہ وجود کی آہنی گرفت اسے اپنے حصار میں لے لیتی۔ پھر کچھ دیر بعد دھڑکن اعتدال پر آتی، آہنی گرفت ڈھیلی پڑتی اور وہ تھکی ہوئی سی سانس خارج کرتا۔ رات کو گزرنا تھا سو گزر گئی۔ دوسرا دن کوئی خوشگواریت لے کر نہیں آیا۔ وہی بے سمت سفر، جھاڑیوں سے پر راستے۔ ہر قدم کے بعد آس بندھتی مگر پھر ٹوٹ جاتی۔ خوراک تو کچھ نہ کچھ موجود تھی، لیکن پانی ختم ہونے والا تھا۔ اسے پیاس بہت زیادہ لگنے لگی تھی، لیکن پانی کا متبادل انتظام نہیں ہوتا۔ اتنا گھنا جنگل جہاں شدید بارش کا پانی بھی نہ پہنچتا ہو، وہاں پانی کے بارے میں سوچنا بے وقوفی تھی۔ مزید 2 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا۔ پیاس شدت اختیار کر گئی۔ جنگل ویسے کا ویسا، ذرا بھی اس کی ہیبت میں کمی نہ آئی تھی۔ اس کی ہمت ٹوٹنے لگی، پھر زندہ رہنے کی آس دامن پکڑنے لگی۔ وہ مایوس ہونے لگتا تو امید کی ایک نئی کرن اس کے وجود کا احاطہ کر لیتی۔ وہ زمین کو غور سے دیکھتا گزرتا، شاید پانی کا کوئی گھونٹ کسی گڑھے میں موجود ہو، لیکن وہاں تو زمین ہی نظر نہ آتی۔ وہ اس میں بھیگے پتوں سے اپنی زبان کو تر کر لیتا، لیکن پانی کی شدت جوں کی توں رہتی۔ پھر ایک دن قدرت کو اس پر رحم آ گیا۔ بادل ٹوٹ کر برسے۔ وہ اسی جگہ پر موجود تھا جہاں اونچائی پر درخت اتنے گھنے نہیں تھے۔ بارش کا پانی اس تک پہنچ رہا تھا۔ وہ اس وقت منہ کھولے کھڑا رہا جب تک پیاس بجھ نہ گئی۔ پانی کی طلب مٹنے کے بعد وہ پھر سے تازہ دم ہوا۔ اگر بوتل پاس ہوتی تو وہ بھی پانی سے بھر لیتا۔ اس نے دل گرفتہ انداز میں سوچا۔ پانی ختم ہو جانے کے بعد اس نے غصے سے بوتل کو وہیں پھینک دیا تھا۔ اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، اب جلدی سے آگے بڑھنا چاہیے، یہ سوچ کر اس نے قدم آگے بڑھائے۔ بارش 1 گھنٹہ لگاتار برستی رہی، پھر رک گئی۔ وہ چلتا رہا، کبھی سستانے کے لیے بیٹھتا، پھر چلنے لگتا۔ اس رات کے بعد پھر کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا کہ وہ خوفزدہ ہوتا۔ نہ جانے کتنے دن بیت گئے، مسائل پھر سے شروع ہو گئے۔ پانی کے ساتھ ساتھ خوراک بھی ختم ہو گئی۔ بھوک اور پیاس اس کے مضبوط ارادوں پر حاوی ہونے لگے۔ کبھی وہ اس طلب کو تھپک کر سلاتا تو اور شدت سے حملہ آور ہوتی، زبان سوکھنے لگتی۔
पेट में बल पड़ने लगते, चलना दुश्वार होने लगता। खुश उम्मीदी दामन छुड़ाकर दूर भागने लगी और वो बेबसी से उसे दूर जाता हुआ देखने लगा। मायूसी के अंधेरे इतने घोर होने लगे कि उम्मीद की किरण दूर खड़ी मुसरत भरी नज़रों से उसे तकने लगी। वो लड़खड़ाते कदमों से चलता जा रहा था। उसकी आंखें भूख और प्यास की शिद्दत और नकाहत की वजह से बोझल हो रही थी। फिर वो वक्त भी आ गया जब उसकी टांगों ने उसका बोझ सहारने से इनकार कर दिया और वो पत्तों से अटी ज़मीन पर औंधे मुँह गिर गया और फिर उसे कोई होश न रहा। वो तो समझता था ये अंधेरे उसकी ज़िंदगी निगल लेंगे, लेकिन फिर वो होश में आ गया कि आसपास वही मंजर थे। लेकिन उससे आगे हैरत अंगेज तौर पर दरख्तों की तादाद कम हो रही थी, जंगल की गुंजानियत कम हो रही थी। बेहोश होने से पहले वो नकाहत की वजह से आसपास के मंजर को गौर से नहीं देख सका था। अब नज़र पड़ी तो वो उठ बैठा। भूख और प्यास वैसी की वैसी थी, लेकिन आखिरी दम तक लड़ने की जंग लड़ते रहना चाहता था। वो हिम्मत करके उठा और लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगा। और फिर दरख्तों की तादाद इस हद तक कम हो गई कि कुछ दूर तक मनाजिर वाज़े नज़र आ रहे थे। और फिर साहिब ने उस हवेली को देखा जो जंगल के बीचों बीच शान से सर उठाए खड़ी थी। उसकी हालत से लग रहा था जैसे वो सदियों से यहाँ मौजूद हो। काफ़ी खौफनाक लग रही थी, लेकिन उसको उससे ज़रा भी खौफ महसूस ना हुआ, बल्कि उसके थके बेहाल जिस्म में एक नई ताकत आ गई। वो मुमकिन हद तक तेज़ चलने लगा और हवेली के बड़े फाटक के पास पहुंच गया जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसने हाथ से दरवाजे को छुआ तो लकड़ी का फाटक एक हैबतनाक चरचराहट से खुलता चला गया। वो हैरान रह गया कि उसने तो अभी दरवाजे को आहिस्ता से हाथ लगाया था, ये खुद ब खुद कैसे खुल गया। लेकिन अभी वो कुछ सोचना नहीं चाहता था, इसलिए जल्दी से दरवाज़ा पार कर लिया और उसके अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा उसी खौफनाक आवाज़ के साथ बंद हो गया। उसने कंधे उचकाए और मरकज़ी इमारत की तरफ कदम बढ़ा दिए। हवेली बहुत वीरान और उजाड़ सी लग रही थी। हर तरफ हू का आलम और जादुई सन्नाटा तारी था। उसे हवेली में किसी किस्म की चहल पहल या इंसानी मौजूदगी के आसार नज़र न आए। वो थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर भी रूह को चीरती खामोशी तारी थी और सिर्फ उसके चलने की आवाज़ अजीब सा तासुर पेश कर रही थी। अंदर का मंजर यूं था जैसे आंधी आई और हर चीज़ को उजाड़ गई। वो थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन फिलहाल पेट की तलब हर चीज़ को पसे पुश्त डाले हुए थी। वो हर कमरे में झांकता फिर रहा था, जैसे उसे किसी कमरे में खाना मिल जाएगा। फिर एक कमरे में पहुंचकर वो ठिठक गया। उसने वहाँ किसी की मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ, सामने मेज़ पर एक बर्तन में भुना हुआ गोश्त रखा था, जिसकी इश्तिहा अंगेज़ खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। वो बेताबी से आगे बढ़ा और गोश्त खाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई नादीदा वजूद उसे ऐसा करने से बाज रख रहा हो, लेकिन वो इतना भूखा था कि उसने कुछ ना समझा और खाना शुरू कर दिया। वो यूं खा रहा था जैसे कोई उससे छीन रहा हो। बर्तन खाली हो चुका था और उसकी भूख भी ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसने पानी पिया तो उसकी जान में जान आई। खाना खाते ही उस पर गुनूदगी तारी होने लगी। वो वहीं फर्श पर लेट गया और गहरी नींद सो गया। वो एक गारनुमा कमरे में मौजूद था और उसके सामने एक बूढ़ा सिर्फ धोती बांधे अपने आगे आग जलाए आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ़ था। फिर उसने करीब रखे पानी में उंगलियां डबोईं और उस आग पर छिड़क दिया। अजीब सा धुआं निकला और साइम को ऐसा लगा जैसे उसे किसी जलते कुएं में ला फेंका हो। उसका जिस्म जल रहा था और उसके सीने पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उसके मुंह से अजियत भरी चीखें खारिज होने लगी। वो माहिए बेआब की तरह तड़पने लगा और फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गया। उसने आंखें खोलकर उस साधुनुमा शख्स की तरफ देखा, जिसके होंठों पर मकरू मुस्कुराहट थी और वह फातिह नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। साहिब ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो ज़िंदगी में पहली बार उस आदमी को देख रहा था। और सुनाओ बालक, क्या हाल हैं? वो बोलना शुरू हुआ। बड़े तुर्रम खान बनते थे उस वक्त के मैं मुसलमान हूँ, काली माता का हुक्म नहीं मानूंगा, उसका चेला नहीं बनूंगा वगैरह। अब बोलो, तुम मुकम्मल तौर पर हमारे कब्ज़े में हो और हम जैसा चाहेंगे तुम वैसा ही करोगे। उसकी बात सुनकर साइम हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साइम उलझते हुए बोला। उसकी बात पर बूढ़े ने ज़ोर से कहकहा लगाया और बोला, सब समझ आ जाएगा बालक, चिंता मत करो। यह कहकर उसने अपने हाथों का रुख साइम की तरफ कर दिया। उसके हाथों से शुआएं खारिज हुईं और साइम की आंखों में जज्ब हो गई। उसके जिस्म को झटका लगा और साथ ही सोया हुआ दिमाग बेदार हो गया।
पिछली जिंदगी के तमाम मनाजिर आंखों में घूम गए। उसे याद आ गया कि वो कौन है, वो कैसे इस मंदिर में आया, और फिर काली माता का चेला बनने से इनकार करने के बाद उसे खतरनाक सरजमीन पर ला फेंका गया। यहाँ तक कि उसकी याददाश्त भी भुला दी गई ताकि पिछली कोई बात याद ना कर सके। उसे अपनी पिछली जिंदगी से लेकर उस बूढ़ी औरत से मुलाकात और फिर जंगल के खतरनाक सफ़र, इस हवेली तक सब याद आ चुका था। उसे अपने घर वाले चचा चाची याद आए। पता नहीं वो कितने दिन से परेशान होंगे। साइम ने अजीब सी बेबसी से सोचा, फिर बूढ़े की तरफ मुतवज्जो हो गया जो अब कह रहा था। वो बिला चूं चरा उसकी बात पर अमल करे और माने, लेकिन साइम ने इनकार कर दिया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसके इनकार पर बूढ़े की आंखों में चमक दौड़ गई। उसे ज़रा भी गुस्सा ना आया। उसने साइम की तरफ देखा और बोला, बालक, तुम्हारे इनकार से अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होगा तो वही जो हम चाहेंगे, क्योंकि पहले तुम गंदगी और नजासत से पाक रहते थे। तुम्हारे अंदर कोई पलीदगी मौजूद नहीं थी, क्योंकि तुम हलाल ग़िज़ा खाते थे। इस वजह से हमारा कोई जादू तुम पर असर नहीं कर सकता था। इसलिए हमने तुम्हें उस खतरनाक सरजमीन पर फिंकवा दिया, ताकि जब तुम शदीद भूख प्यास में मुब्तला हो तो जो तुम्हारे सामने खाना लाया जाए तुम बगैर सोचे समझे खा जाओ। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें एक सयाह का बैग मिल गया जिसमें वाफिर मिकदार में खुराक मौजूद थी। इस वजह से तुम इतने दिन बचे रहे। हमारे भेजे हुए बैर हर लम्हा तुम पर निगाह रखे हुए थे। फिर तुम उस जंगल में आ गए। हमारा काम आसान हो गया। पानी, खुराक सब खत्म हो गई तो ये हवेली तुम्हें नजर आ गई जो सदियों पुरानी थी। तुम भूख से निढाल इधर आए। तुम्हें भुना हुआ गोश्त नजर आ गया जो हमारे इशारे पर बैरों ने उधर रखा था। और फिर वही हुआ जैसा हमने सोचा था। तुमने बगैर सोचे समझे वो खाना खा लिया। नतीजा तुम अंदर से भी पलीद हो चुके हो। अब हम जादू के जोर पर बस तुमसे जो चाहें करवा सकते हैं। साइम दम्बा खुद सुने जा रहा था। जानते हो वो गोश्त किस जानवर का था? खंजीर का, बूढ़े ने कहकहा लगाते हुए कहा। तुमने बेखबरी में वो गोश्त खा लिया जो तुम्हारे मजहब में हराम है। अब तुम नजस हो सो तैयार हो जाओ, हम जो कहें। यह कहकर उसने कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी तो उस पर गुनूदगी सी तारी हुई और फिर वो उस बूढ़े के हर हुक्म का पाबंद हो गया। उस रात उसने वो अमल शुरू करना था जिसके लिए बूढ़े ने उसे कहा था। लेकिन उस दौरान अजीब वाक़या हुआ। साइम कुंडल में बैठ चुका था और जाप शुरू ही करने वाला था कि बूढ़ी औरत नमोदार हुई जिससे पहले भी साइम की मुलाकात हो चुकी थी और वो उसे जानकुनी की कैफियत में छोड़कर आ गया था। उस बूढ़ी औरत को देखकर बूढ़े के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे और उसने कुछ पढ़कर औरत की तरफ फूंका, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। साइम पर अजीब सी गुनूदगी तारी हो चुकी थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। हाँ, आंखें मुकम्मल तौर पर बंद करने से पहले उसने देखा कि वो बूढ़ा गिरा हुआ था और उसके आसपास कुंडल को आग ने अपनी लपेट में ले लिया था। साइम की आंख किसी आवाज़ की वजह से खुली तो उसने देखा वही बूढ़ी औरत उसके पास बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। साइम उठकर बैठ गया। आप? साइम के मुंह से हैरानी से निकला। हाँ बेटा, मैं वही बदनसीब हूँ जिसने अपने दोनों बेटों को खो दिया, लेकिन तीसरा खोना नहीं चाहती थी। इसलिए अपनी ज़िंदगी हारने के बावजूद मैं चैन ना पा सकी और तुम्हारी मदद को पहुँच गई। वो बूढ़ा अपने अंजाम को पहुँचा, लेकिन तुम्हें उस हिसार से निकालते निकालते मुझे सालों लग गए और मैं अब जाके कामयाब हुई। तुम्हें यह जानकर हैरानगी होगी कि तुम कई साल बेहोश रहे हो जादू के ज़रिए असर। तुम तो जवान हो, लेकिन तुम्हारे वालिदैन और चचा वगैरह बहुत बूढ़े हो चुके हैं। जाओ, वो अब भी तुम्हारे मुंतज़िर हैं। उनकी बूढ़ी बुझती आंखों को नई रोशनी अता कर दो। ये कहकर वो औरत गायब हो गई। साइम ने इर्द गिर्द देखा। मंजर जाना पहचाना लगा। वो उठकर एक तरफ चल दिया और फिर सामने की आबादी देखकर उसे याद आ गया कि वो अपने चचा के इलाके में मौजूद है। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। घर ढूंढने में कुछ मुश्किल तो हुई, लेकिन किसी न किसी तरह वो पहुंच ही गया। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला। सामने सहन में बिछी चारपाई पर एक बूढ़ा लेटा हुआ था और एक बूढ़ी औरत हाथ में बर्तन लिए किचन से निकल रही थी। वो दोनों साकित नज़रों से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। दोनों ने वो मंजर देख लिया था जिसकी शायद उम्मीद भी दम तोड़ चुकी थी। साइम चचा जान कहकर आगे बढ़ा और बूढ़े नहीफ वजूद से लिपट कर रोने लगा। बूढ़े की आंखों में भी आंसू थे। वो बूढ़ी औरत जो साइम की चची थी पास खड़ी आंसू बहा रही थी, पर साइम ने उन्हें तमाम वाक़यात बता दिए। इस बात पर कि वो लौट आया था और दुख इस बात का था कि साइम की राह तकते तकते उनकी बेटी मौत की आगोश में जा सोई थी। शायद कुदरत को यही मंजूर था। बूढ़े ने ठंडी सांस भरी
اور سائم کی طرف دیکھنے لگا، جو لوٹا تو تھا لیکن درمیان میں حائل کئی سالوں نے اس کی جمع پونجی ختم کر دی تھی۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ پہلا نام ہے راؤ عامر صاحب ملتان سے، گوشی صاحب ہیں صاحبہ پتہ نہیں یو کے سے ہیں، زوہا خان اعظم گڑھ انڈیا سے، اور اقبال علی صاحب دلی سے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔